हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान सत्र 2022-23 के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो हमारा 27 फरवरी को पेपर होने वाला है। बेटा 27 फरवरी को होने वाले पेपर के लिए हम लोग आज विज्ञान विषय के पेपर के बारे में जानेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमारे पास में पेपर को कितने खंडों में बांटा गया है और किस तरीके से क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है। बेटा ठीक है, देखिएगा बेटा, जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का पूर्णांक जो होगा वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, और समय क्या होगा बेटा, 3 घंटे 15 मिनट दिया गया होगा, जिसमें क्या होगा बेटा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और प्रश्न पत्र क्या होगा बेटा, 2 खंडों में विभक्त है, खंड ए और खंड ब में सम्मिलित है। खंड ए में जो होगा बेटा वो क्या आएगा, देखिएगा, जैसे कि हम लोग अभी पिछले अपने पेपरों में देख चुके हैं कि जो भी पेपर 2 खंडों में विभक्त है, उस खंड में क्या मिला है बेटा, हम लोगों को 2 खंडों में पेपर बंटकर आ रहा है। और पहले खंड यानी कि खंड ए में, ठीक है, खंड ए में क्या आ रहा है बेटा, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है बेटा हम लोगों को। और जो खंड ब है बेटा, खंड ब को हम लोगों ने पेपर विज्ञान के पेपर में भी 3 उपखंडों में विभक्त किया है बेटा। उपखंड है बेटा खंड क, खंड ख और खंड ग। क्यों बेटा, क्योंकि जो विज्ञान का पेपर होता है, विज्ञान के पेपर में 3 भाग होते हैं बेटा। क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान, ठीक है बेटा, और दूसरा क्या पढ़ते हैं बेटा, रसायन विज्ञान, और तीसरा क्या पढ़ते हैं बेटा, जीव विज्ञान। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या काम कर रखा है बेटा, इसको पेपर को भी 3 खंडों में विभक्त कर रखा है। अब देखते हैं बेटा कौन से खंड में कौन से पेपर आ रहे हैं, किस प्रश्न के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा खंड ए की ओर। खंड ए यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, देखते हैं किस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, जिनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, OMR शीट पर भरेंगे। अभी पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है बेटा। जैसे कि पहले पेपरों में भी हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और 20 क्वेश्चन होने के लिए क्या होगा बेटा, 20 गुना 1 बराबर 20, यानी कि 20 अंक पूरे खंड ए के लिए निर्धारित किए गए हैं बेटा। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं या वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें बेटा। खंड ब में क्या होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, मतलब प्रश्नों के उत्तर हमें कॉपी पर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब हर प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। खंड ब प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपखंड नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। मतलब क्या होगा बेटा, देखिएगा, जब भी उपखंड को शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर डाल देना है बेटा। जब भी खंड क, मतलब क्या करोगे बेटा, जैसे खंड क को शुरुआत करने वाले हैं तो खंड क, ठीक है ना, और खंड के बाद में क्या डालेंगे बेटा, यानी कि जब भी हम लोग शुरू करेंगे अपने नए खंड को या उपखंड को, तो हम सबसे पहले एक नए पेपर की तरफ से शुरुआत करेंगे बेटा। खंड क, ठीक है, क्योंकि खंड क खंड ब डालेंगे बेटा। जैसे खंड ब का हम लोग कर रहे हैं बेटा, खंड ब में क्या करेंगे बेटा, उपखंड डालेंगे, उपखंड क्या डाल देंगे बेटा, क। तो बस ये डाल के अपने प्रश्नों को हल करना शुरू कर देंगे बेटा, और नए पेपर से शुरू करेंगे बेटा जब भी अगले एक नए खंड को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी शुरुआत करेंगे बेटा, खंड ए की बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसका भी क्या होगा बेटा, उपखंड क के बारे में जानेंगे बेटा। किसके बारे में जानेंगे, उपखंड क के बारे में देखेंगे बेटा। खंड ए के उपखंड क में क्या प्रश्न हम लोगों को दिए गए हैं बेटा। देखिएगा, पहला प्रश्न दिया गया है बेटा, प्रश्न नंबर 1 है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हमें जो विकल्प दिए गए हैं वो दिए गए क्रिस्टल लेंस पर, स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर, परितालिका पर और पुतली पर बेटा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही होगा बेटा हम लोग उसको लगाएंगे और अपनी OMR शीट में भरेंगे बेटा। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है बेटा हम लोगों को। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा बोल्टता को निरूपित करता है। बोल्टता को निरूपित करता है बेटा। ठीक है, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया गया बेटा, किया गया कार्य गुणा आवेश। तीसरा ऑप्शन दिया गया बेटा, किया गया कार्य गुणा समय और बटे में विद्युत धारा।
डी ऑप्शन दिया गया बेटा किया गया कार्य गुणा आवेश गुणा समय बेटा। तो जो भी वोल्टता का निरूपित करेगा बेटा उस वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बेटा अपने बहुविकल्प की ओएमआर शीट में उस गोले को काला करेंगे बेटा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 दिया गया बेटा हम लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु यानी कि से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है बेटा। तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए बेटा। जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, डी ऑप्शन दिया गया बेटा जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो बेटा। कुल मिलाकर इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन दिए गए हैं और विकल्प दिए गए हैं बेटा। प्रश्न नंबर 4 की ओर देखेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ता है, मतलब कक्षा में बैठा जब कोई व्यक्ति हो या विद्यार्थी हो तो वह क्या होता है बेटा पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। बी ऑप्शन है बेटा विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। सी ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। डी ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है बेटा। इन 4 ऑप्शन में से हम लोग अपने ऑप्शन को चुनेंगे और अपनी ओएमआर शीट पर उसके सामने का गोला काला करेंगे बेटा। प्रश्न संख्या 5 है बेटा 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है बेटा, यानी कि प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दिया गया बेटा R बराबर दिया गया 1/5 ओम बेटा। ठीक है ना, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है बेटा। और प्रत्येक प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं बेटा 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है बेटा। तो निम्नतम की बात करें बेटा 1/5, 1/25 ओम, 1/10 ओम या 35 ओम बेटा। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका सही होगा बेटा उसको हम लोग अपनी ओएमआर शीट में भरेंगे। अब देखिए बेटा प्रश्न संख्या 6 क्या है बेटा। प्रश्न संख्या 6 दिया गया बेटा दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, उस बिंदु पर होगी जो तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, कागज के तल में है। ठीक है, ये फिर क्या बेटा कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है बेटा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 दिया गया बेटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। ए वाला ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण, बी वाला ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण, सी वाला ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो जो भी विकल्प हमारा सही होगा बेटा हम उसे ओएमआर शीट पर अपनी गोले को काला करेंगे। अब हमें बेटा उपखंड दिया गया है ख बेटा। जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी उपखंड होंगे बेटा वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में बटे होंगे बेटा। जैसे कि हम लोगों ने उपखंड क को किया है बेटा, खंड ए के उपखंड क को जब हम लोगों ने किया तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को मिले वो सारे क्वेश्चन किसके थे बेटा भौतिक विज्ञान के थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन किसके देखने के लिए मिले बेटा हम लोगों को भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं बेटा खंड ए के उपखंड ख के तरफ जा रहे हैं बेटा। देखते हैं बेटा खंड ए के उपखंड ख में क्या मिलने वाला है बेटा हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों को बेटा रसायन विज्ञान देखने के लिए मिल रहा है बेटा। तो रसायन विज्ञान प्रश्न संख्या 8 है एक मिश्रित धातु है, एक मिश्र धातु है। तो ए वाला ऑप्शन है बेटा ए तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण बेटा। तो जो मिश्रित धातु होती है वो विषमांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण, एक यौगिक या एक तत्व बनाता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन हमारा सही होगा बेटा हम उसको ओएमआर शीट से कहाँ करेंगे अपनी ओएमआर शीट में गोला को काला करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए बेटा। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है बेटा, तो हमें विकल्प 1, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिया गया है बेटा। अब जोन सा भी हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिख रहा है बेटा, उसको हम लोग भरेंगे बेटा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है बेटा हमारे पास में। अगर मैं असंतृप्त अब हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात बताऊं तुमसे बेटा देखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, 1 4 इसकी कंप्लीट। ठीक है, 2 येरे 1 येरा 3 4 इसकी भी कंप्लीट बेटा। इसकी कितनी है बेटा 2 येरे और 1 बॉन्ड येरा 1 बॉन्ड येरा बेटा 4 कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट है बेटा। ये संतृप्त है बेटा।
जिसकी वैलेंसी पूरी होती है उसको संतृप्त कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है उसको असंतृप्त कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा बेटा, ये भी संतृप्त है, ये भी संतृप्त, ये भी संतृप्त और ये भी संतृप्त है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखिएगा बेटा, जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है हम लोगों को, सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में हमें कार्बन की कितनी वैलेंसी दिखाई गई है बेटा। देखिएगा यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है बेटा, यहाँ इसकी 4 वैलेंसी हैं। यहाँ देखिएगा इस कार्बन की 1, 2, 3 और 1 4 बेटा, इसकी भी कंप्लीट है, इसकी भी 4 कंप्लीट है बेटा। ठीक, आगे देखते हैं बेटा अपना अगला विकल्प। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए बेटा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा एक, 2, 3, 4, इसकी भी कंप्लीट है बेटा। ठीक है, देखते हैं बेटा आगे। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है बेटा, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी और परिणामी विलयन का पीएच 7 से कम होगा। जो उन सभी विकल्प बेटा सही होगा बेटा, उस विकल्प को हम लोग अपनी ओएमआर शीट पर भरेंगे और गोले को काला करेंगे बेटा। इसी तरीके से हमें प्रश्न संख्या 11 दिया गया है बेटा, एक परमाणु की परमाणविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है बेटा? सही तरीके से कौन सा प्रदर्शन दिखाया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपने ऑब्जेक्टिव को चुनेंगे, ये विकल्प को चुनेंगे और हमारे शीट पर भरेंगे बेटा। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा बेटा। प्रश्न संख्या 12 बता रहे हैं हम लोगों से, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सम्मेलन कॉलम बी में दिए गए अनेक अनुप्रयोगों से कीजिए बेटा। कॉलम ए और कॉलम बी की बात कर रहे हैं बेटा। कॉलम ए और कॉलम बी इनको मिलाना है बेटा। ब्लीचिंग पाउडर, नंबर 2 है बेकिंग सोडा, नंबर 3 है धावन सोडा, नंबर 4 है सोडियम क्लोराइड बेटा। ठीक है, कॉलम बी के कांच का ब्रिचन, H2+Cl2 का उत्पादन, ब्रंजन और प्रति अम्ल, सुमेलित का सेट सही सेट है बेटा। अब जौन सा भी सेट सही होगा बेटा, उस सेट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपने ओएमआर शीट पर भरेंगे बेटा। इसी प्रश्न संख्या 13 दिया गया है बेटा, लवण अम्ल क्षार सूचक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है बेटा। ठीक है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लवण नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह सूचक नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो उन सभी विकल्प हमारा सही होगा बेटा, उस विकल्प को हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपनी ओएमआर शीट पर भरेंगे। इसमें से कोई सा भी एक, या तो अम्ल, क्षार, सूचक या लवण, ये आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है बेटा। क्योंकि हम लोग यहाँ भी पेपर को सोल्व नहीं करा रहे हैं, बस पेपर को दिखा रहे हैं बेटा। क्योंकि पेपर सोल्व कराएंगे तो क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग उपखंड ख को देखेंगे बेटा। उपखंड ख क्या है? प्रश्न संख्या 14 है, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है बेटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बेटा। ऑप्शन में दिया गया है ए ऑक्सीजन, 2 बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी जल वाष्प के कारण। तो जिसके भी कारण क्या होगा बेटा, ये दूधिया हो जाएगा चूने का पानी। वो ऑप्शन हम लोग देखेंगे और अपने ओएमआर शीट पर इसको भी टिक करेंगे बेटा। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, प्रश्न संख्या 15, एक डायनासोरों में एक पिच्छ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ है कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, सरीसृपों की पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में पिच्छ समजात अंग हैं, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो जो भी विकल्प हमारा सही होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी ओएमआर शीट पर भरेंगे। प्रश्न संख्या 16 दिया गया बेटा, यदि किसी जीव का जीवाश्म
पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों में प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। जीव का विलोप हजारों वर्षों पूर्व हुआ है। पृथ्वी की परतों की जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है। विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई में है तो इसका मतलब है कि वो हजारों वर्ष पूर्व उसका विलोपन हुआ है बेटा। ऐसी प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चित्र में भाग ए, बी, सी किस क्रम में होते हैं बेटा? बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकर। बी है प्रांकुर, मूलांकर और बीजपत्र। सी वाला ऑप्शन है प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर बेटा, जो भी ऑप्शन सही होगा बेटा हम लोग उसको अपनी मार्कशीट पर लगाएंगे। ऐसी प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बेटा? तो इसके जो विकल्प दिए गए हैं बेटा, जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, या जल संरक्षण के क्षेत्र में बेटा। अब हम प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। यदि मटर के एक गोल तथा गहरे रंग के बीज वाले पौधे RR/Y झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RR/Y में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो देखिए बेटा, कुछ विकल्प दिए गए हैं, गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले बेटा। अब इसी तरीके से हम लोग अपने प्रश्न संख्या 20 और लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड ए के निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है बेटा? ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय बेटा। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है बेटा, तो जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे सामने सही होगा बेटा उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग बता देंगे बेटा। जो खंड ए की बात कर रहे हैं बेटा, खंड ए मादा जनन के किस भाग को प्रदर्शित करता है बेटा? तो ये जो बात कर रहा है बेटा, ये अंडाशय की बात कर रहा है बेटा। यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसका जो विकल्प होगा बेटा, विकल्प डी सही होगा बेटा। तो विकल्प डी को हम लोग 20वें क्वेश्चन के अंदर गोले को काला कर देंगे बेटा। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास में जो खंड ए है ये समाप्त होता है। अब हमारा खंड ब यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न शुरू होता है बेटा। इसके प्रश्नों को देखते हैं। ये भी 3 उपखंडों में विभाजित है, खंड क, खंड ख और खंड ग बेटा। तो उपखंड के अंदर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न है उसके उपखंड क में क्या होगा बेटा, भौतिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे बेटा। तो पहला प्रश्न है बेटा, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा। प्रश्न संख्या 2 है बेटा, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? तो बेटा इसमें क्वेश्चन को पूछा गया है और इसी के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा, खंड क के दूसरे क्वेश्चन का। अब खंड क का हम लोग क्या करते हैं बेटा, खंड क का तीसरा प्रश्न देखते हैं बेटा। खंड क का तीसरा प्रश्न क्या है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो बेटा। क्योंकि प्रतिरोध को जोड़ने के 2 क्रम होते हैं बेटा, एक होता है समांतर क्रम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास में श्रेणी क्रम। अब वो क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। और एक बार क्या लाना बेटा, 4 ओम, और दूसरी बार कितना लेकर आना बेटा, 1 ओम। तो 2 नंबर 2 और 2 बराबर बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन ये है हमारे पास में, प्रश्न संख्या 3। अब हम देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या बेटा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु तथा उसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बेटा? या तो हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है बेटा प्रश्न संख्या 4, या फिर बेटा इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया गया है बेटा हम लोगों को। अथवा में क्वेश्चन क्या दिया गया है, या तो हमें ये करना है बेटा या फिर ये करना है बेटा। जो क्वेश्चन की जो कि इसके कितने अंक दिए गए हैं बेटा, 6 नंबर का ही क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को। इसमें क्या पूछा है बेटा अथवा वाले में, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है बेटा? ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है बेटा कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है और इसकी कार्यविधि क्या है और वलय का क्या महत्व है बेटा।
तो हमें 2 2 2 प्लस 6 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखते हैं बेटा, जो प्रश्न संख्या 4 है वो 6 नंबर में दी गई है, प्रश्न संख्या 4 नंबर में दी गई है, प्रश्न संख्या 2 भी 4 नंबर में दी गई है, और प्रश्न संख्या 1 भी क्या दी गई है बेटा हम लोग को 4 नंबर में दी गई है। 4 तिया 12 और 6 18 नंबर का हम लोगों को खंड कैसे मिल जाता है बेटा। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान से हम लोगों को जो प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा वो 18 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा अपना खंड ख। खंड ख बोले तो बेटा रसायन विज्ञान बेटा। रसायन विज्ञान में प्रश्न संख्या 5 दिया गया बेटा, निम्नलिखित यौगिकों में संरचना चित्र कीजिए बेटा। क्लोरोप्रोपेन की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्रोपेन बेटा। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, IUPAC नाम दिए गए हैं बेटा तुम लोगों को, और उसी में क्या गया उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए दी गई है बेटा। अब क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या होता है बेटा, 1 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए 1 कार्बन के लिए मेथ का, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। ठीक है, तो किसमें कितने कार्बन होंगे बेटा, 3 कार्बन जुड़े होंगे बेटा। हमें क्या बनाना है बेटा, क्लोरोप्रोपेन, तो 1 क्लोरीन को जोड़ दिया जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे बेटा। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे बेटा, 1 हाइड्रोजन ये लगेगा, 1 हाइड्रोजन ये लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, और 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। कहने का मतलब बेटा ये क्या बन गई बेटा, इसकी क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई है बेटा। ठीक है, 1 नंबर का हमें ये क्वेश्चन मिलेगा, क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर बनानी है बेटा। ठीक है, ये IUPAC नाम दिए गए हैं बेटा, उसकी संरचना सूत्र हम लोगों को लिखकर बताना है बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पेपर सोल्व नहीं कर रहे हैं बेटा, पेपर सोल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा क्या बेटा, 2 मेथिल प्रोपेनल की बात कर रहे हैं बेटा। प्रोपेनल बोले तो बेटा एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है, यानी कि OH ग्रुप इसमें जोड़ा है, और प्रोपेनल का मतलब क्या होगा बेटा, मैथिल प्रोपेनल बनाना है बेटा हम लोगों को। क्या बनाना है, मैथिल प्रोपेनल। प्रोपेनल के लिए क्या होगा, प्रोप के लिए बेटा फिर से हम लोग 3 कार्बन आपस में जोड़ेंगे। ठीक है ना, एक बार इससे क्या जोड़ देंगे बेटा, अल ग्रुप, यानी कि प्रोपेनल बनाना है हम लोगों को बेटा, OH ग्रुप जोड़ दिया है। या हम लोग मैथिल के लिए क्या करेंगे बेटा, CH3 ग्रुप जोड़ देंगे बेटा। बाकी वैलेंसियों को हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे बेटा। हाइड्रोजन 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 लगा देंगे बेटा। ये क्या बन गया बेटा हमारे पास में 2। अच्छा, 2 मेथिल प्रोपेन बनाना था बेटा, तो 2 मेथिल प्रोपेन बनाने के लिए क्या होगा बेटा, जो 2 होगा बेटा वो दूसरे नंबर के कार्बन पर हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा बेटा। अब क्या बनाना है बेटा, 2 डाइमेथिल ब्यूटेनल बनाना है बेटा। तो ब्यूटेनल क्या होता है, ब्यूट होता है बेटा 4 कार्बन पर, कहाँ होता है बेटा, 4 कार्बन पर आता है बेटा। ठीक है, तो 2 डाइमेथिल की बात करें बेटा, तो डाइमेथिल का मतलब 2 मेथिल ग्रुप जोड़ेंगे, और कहाँ जोड़ेंगे बेटा, दूसरे कार्बन के नंबर पर जोड़ेंगे। तो CH3 लगा दिया बेटा हम लोगों ने, और हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक OH ग्रुप को यहाँ लगा देंगे बेटा। ठीक, अब देखिएगा बेटा बैलेंस ही पूरा कर देंगे हम लोग, बाकी हम लोगों ने सीख रखा होगा बेटा क्लास में अपनी। ठीक है, पेंटेनोइक अम्ल बेटा, ओइक ग्रुप जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक लिया जाता है बेटा, उसकी स्ट्रक्चर को भी हम लोग बना देंगे। ऐसी प्रश्न संख्या 6 दिया गया बेटा, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं बेटा, 10, 20, 7 और 14। ठीक है, तो सबसे क्या क्वेश्चन क्या है बेटा, तत्वों की पहचान कीजिए बेटा। तो तत्व कौन से हैं, 10, 20, 7, 14 पे कौन सा, 10 पे कौन सा होता है बेटा, 20 पे कौन सा होता है, 7 पे कौन सा होता है, 14 पे कौन सा होता है बेटा, उनके नाम लिखने बेटा हम लोगों को। आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए बेटा। हमें क्या करना है बेटा, इनके समूह संख्या बताने और आवर्त के बारे में बताना है बेटा। आगे चलते हैं बेटा हम लोग अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा बेटा। एक एक नंबर की हम लोगों को 6 समीकरण दिए गए हैं बेटा, और इसके लिए क्या गया है बेटा, इनको पूरा करने के लिए बोला गया है बेटा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, या अथवा में क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। या तो हम लोगों को ये करना है बेटा कि इन रासायनिक समीकरणों को पूरा करना है, या फिर क्या करना है बेटा, अथवा में क्वेश्चन दिया गया बेटा 6 नंबर का, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, इस पर लिखना है। संक्षारण पे किसे कहते हैं, भर्जन की प्रक्रिया क्या होती है बेटा। इन पे हमें छोटा छोटा टिप्पणी लिखना है, 2-2 नंबर हमें मिल जाएंगे। या तो रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कर दीजिए बेटा, या फिर इन क्वेश्चनों को लिख दीजिएगा बेटा। इसी प्रकार बेटा अब हम लोग खंड ग की ओर चलते हैं। खंड ग क्या है बेटा, तो खंड ग में हमसे पूछा गया निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशेषता बताइएगा बेटा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसी प्रश्न नंबर 9 दिया गया है बेटा, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए बेटा। एक चित्र के द्वारा रंध्र किस तरीके से खुलते हैं और किस तरीके से बंद होते हैं, उनकी प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से हम लोगों को समझाना है बेटा। क्योंकि जो खंड ग है, उपखंड ग, वो हमारा जीव विज्ञान का भाग है बेटा। प्रश्न संख्या 10 दिया गया बेटा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड
स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए बेटा। प्रश्न संख्या 4 है कि वातावरण में कार्बन डाई स्तर का नियंत्रण कैसे करेंगे बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे बेटा, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं को संशोधित करके भेजें, ठीक है ना। कार मोटर वाहनों की संख्या को कम करके, ठीक है ना, जो पेट्रोलियम हम लोग जला रहे हैं बेटा, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर दें। तो ये कुछ उपाय हम लोग लिख देंगे प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 10 के अंदर, और 4 नंबर हम लोगों को इस पर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 बेटा, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए बेटा, ठीक है ना। वृक्क में मूत्र निर्माण कैसे होता है बेटा, उसका सचित्र वर्णन हम लोगों को करना है बेटा। या फिर क्या करना है बेटा, अथवा में क्वेश्चन दिया गया है बेटा, मानव नर के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए बेटा। तो मैं अगर आपसे बताऊं तो बेटा मानव नर के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है बेटा आपको। तो एक काम करना बेटा, आप मादा जनन तंत्र को भी तैयार करके ले जाना बेटा। हो सकता है कि मॉडल पेपर में नर जनन तंत्र दिया हो और पेपर में हमें मादा जनन तंत्र भी देखने के लिए मिल जाए बेटा, ठीक है। तो चित्र सहित हम लोगों को मादा और नर दोनों ही तैयार करने हैं। और यहाँ पर क्या करना है बेटा, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। इस पर कितने नंबर मिलेंगे बेटा हम लोगों को, 6 नंबर मिलेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो विज्ञान का पेपर है जो कि 27 फरवरी को होने वाला है बेटा, ये समाप्त होता है बेटा। इसी के माध्यम से आप तैयारी कीजिएगा और 27 फरवरी को फुल तैयारी के साथ जाइएगा और अपना पेपर दीजिएगा बेटा।